हेलो फ्रेंड, मैं भारत साहू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारत में। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। गणित में हम कितने प्रकार के संख्याएं पढ़ते हैं, उनके हम प्रकार के बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमने टाइप लिखा है प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्याएँ जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं या गणना के लिए करते हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण संख्याएं। इन प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर देते हैं, तो जो संख्या का समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा। अब देखिए, हम ज़ीरो को प्राकृत संख्या क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब हम गिनती शुरू करते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से। जैसे कोई गिनती गिनते हैं, जैसे अगर हमको एक लकीर है, इनको गिनना है, तो हम शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 लकीर है तो हम 1 से शुरू करते हैं। अगर 0 से करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, तो 4 ही होगा। तो हमारा गिनती में जो है सही हमारा गिनती नहीं आएगा, इसलिए हम 0 को प्राकृत संख्या में शामिल नहीं करते हैं। ये पूर्ण संख्या, जब 0 प्राकृत संख्या में शामिल हो जाता है तो वे पूर्ण संख्या बन जाता है। अब आगे आता है हमारा पूर्णांक संख्याएँ। पूर्णांक संख्या हम उसे कहेंगे जब पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम 0, 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा, और इधर हम माइनस वाले जो संख्या है, ऋणात्मक संख्या, उसको हम शामिल करते हैं। ये भी अनंत तक जाएगा, इधर उधर भी अनंत। तो इधर जो है, जो हमारा इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, इधर वाला जो होता है धनात्मक पूर्णांक। हम चाहे तो इसमें प्लस भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो शून्य होता है वो उदासीन होता है। अब आगे आते हैं हम परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है कि ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, और जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P और Q जो है पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P और Q जो दोनों जो क्या है, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो इस तरह से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक से परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, जैसे इन्हीं संख्याओं, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है, इन्हीं को हम बटे में ऊपर नीचे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर -3 ले लिया और इधर वाला 2 को हमने नीचे में ले लिया, तो ये जो है परिमेय संख्या कहलाएगा। उसी तरह से हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, अगर हम 0 को भी लिखना चाहें तो 0 बटे, जैसे यहाँ पर हमने ये वाला 2 को लिख देते हैं, तो भी ये परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर हमने नीचे में अगर हमने 0 लिख दिया तो वे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया गया है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे हम यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेते हैं, और जैसे 4/7, ठीक है। यहाँ पर हम रूट वाला भी ले सकते हैं, जिसका पूर्ण वर्ग होता है उसे हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे 4 है और यहाँ पर जैसे 25 है, तो इसको हम ले सकते हैं परिमेय संख्याओं में। जैसे हम 4 को, अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 2 प्राप्त होता है, और 25 का अगर हम निकालते हैं तो 5 प्राप्त होता है। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग वाला जो आता है उसे हम परिमेय संख्याओं में ले सकते हैं, और इसमें बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के विपरीत है। जैसे हम P/Q के रूप में हम परिमेय संख्या को लिखते हैं, लेकिन हम अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे? यहाँ पर देखिए, ये ज़्यादातर पूर्ण वर्ग जो नहीं रहता है वो संख्याएं इसमें आते हैं, और इसमें ये वर्गमूल लगा रहता है। जैसे हम यहाँ पर
3 की बात करते हैं, √5 की बात करते हैं और √7, ये सभी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। इसमें जो है 3 को हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ना 5 का निकाल सकते, ना ही 7 का निकाल सकते हैं। एक बात और है यहाँ पर कि कोई भी रूट होता है उसका मान होता है 1/2। तो कोई भी संख्या है, जैसे हमने √3 बोला तो √3 को हम इस तरह से लिखेंगे 3 का घात 1/2। तो कोई भी ये पूर्णांक संख्या नहीं है जो उसके घात है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं, हमारा आता है आगे भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाता है, तो इसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, 6, 8, 12, 15 इत्यादि। ये सभी भाज्य संख्याएं, क्योंकि 4 जो है 1 से भाग जाता ही है, 2 से भी भाग जाता है और 4 से भी जाता है। तो यहाँ पर 1 और 4 के अतिरिक्त 2 से भी भाग जाता है, ये भाज्य संख्या है। 6 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, स्वयं 6 से भी जाता है। 8 है 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है और 8 से जाता है। इस तरह से 12, 15 भी ऐसी संख्याओं से भाग जाता है जो 1 और 15 के अतिरिक्त भी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या जो है भाज्य संख्या के विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर जो है ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाता है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 2 जो है सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 से भाग जाता है और स्वयं 2 से, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाता है। आगे चलते हैं 3, यह भी 1 से जाता है और 3 से जाता है। 5 ये 1 से जाता है और 5 से जाता है। 7 है, और यहाँ पर 9 को नहीं लिख सकते अभी, क्योंकि 9 जो है 3 से जाता है, 1 से जाता है, 3 से जाता है, 9 से जाता है। तो 9 जो है भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जैसे 11 है और बहुत सारे संख्याएं जो होती हैं इसमें प्राप्त होती हैं। आगे आते हैं सहअभाज्य संख्याएं। इसमें ऐसे संख्याओं का जो 2 अभाज्य संख्याओं का समूह लिया जाता है, जो कि क्या होता है, जो जिसका मस यानी महत्तम समापवर्तक क्या होता है 1 होता है, और क्या उसका जो गुणनखंड भी होता है वो 1 होता है। जैसे हम यहाँ पर कोई 2 अभाज्य संख्याओं का जो समूह ले लेते हैं, 5, 7 या 3, 5, ठीक है, या 7, 11। तो इस तरह से ये जो संख्याएं होती है इनका जो गुणनखंड जैसे हम ज्ञात करते हैं, मान लीजिए हम 5 और 7 का कर लेते हैं। जैसे 5 और 7 का गुणनखंड उसे कहते हैं जिससे वे संख्याएं भाग जाती है। तो 5 में हम 1 से भी भाग देते हैं और 5 से जाता है, 7 में भी 1 से जाता है और 7 से जाता है। तो यहाँ पर दोनों जो संख्याएं हैं उनमें उभयनिष्ठ जो होता है क्या गुणनखंड वो 1 है। यानी कि अगर हम इसकी परिभाषा बोलें तो कैसे बोलेंगे कि सहभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड पाया जाता है 2 अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा पाया जाता है, 1 पाया जाता है। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। आगे चलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं जिसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। 2 है, 4, 6, 8, 10 एट्सेट्रा। हम 2 से भाग 2 से भी दे सकते हैं, 2 एकम 2, 2 से 4, 6, 2 चौका 8। तो इस तरह से हम 2 से जो भाग देते हैं वे संख्याएं सम संख्या कहलाते हैं। विषम संख्या क्या है, सम संख्या के विपरीत है, जिसमें हम 2 से भाग नहीं दे सकते उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 में हम 2 से भाग नहीं दे सकते, 5 से भी नहीं दे सकते, 7 में भी, 9। इस तरह से ये विषम संख्याएं प्राप्त होती है। आगे आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय, यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय हमने पहले बताया है, इन दोनों संख्याओं का जो सम्मिश्रण जो समूह प्राप्त होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि हम इन दोनों संख्याओं को हम लिख देते हैं मिला करके, तो ये दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या। जैसे हमने लिखा -3/2
इसमें का हम एक ले लेते हैं यहाँ का √3, उसमें का √4, उस तरह से अगर हम इसमें और ले लें तो √7। तो ये जो है हमारा वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। अब अवास्तविक संख्या वे संख्याएं जिनके रूट में क्या आता है, माइनस संख्याएं पाई जाती है, ऋणात्मक संख्याएं पाई जाती है। जैसे यहाँ पर √3, √11, √4, इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वे अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि सभी संख्याएं जो होती है वे एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में भी है, तो हम पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या को भी यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरह से पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या के अंतर्गत भी आता है। और इन तीनों का जो सम्मिश्रण होता है वह परिमेय संख्या में हमें देखने को मिलता है ना, इस तरह से। और अपरिमेय संख्या यहाँ पर देखिए हमने ये बताया √3, √5, जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। भाज्य संख्या हमने बताया, अभाज्य बताया। इस तरह से सभी संख्याओं को हमने आपके सामने में बताया है। तो अगर आपको कोई भी इसमें से डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, हम आपको उसका सल्यूशन ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।